पढ़ाई मैटर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारी सीरीज़ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, डैट इज़ मॉडर्न इंडियन पर्सनालिटीज़, जो कि हम मेजरली 19th सेंचुरी के जो पर्सनालिटी थे जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो पर्सनालिटी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ जस्टिस राणाडे या फिर महादेव गोविंद राणाडे। ये महाराष्ट्र एरिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बहुत ही दिग्गज लीडर थे और इनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो वो लगभग हर फील्ड के बहुत तगड़े कंट्रीब्यूशंस इनके थे। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे बाल गंगाधर तिलक जिसकी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, ये वैसे ही बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने अर्ली इंडियन नेशनलिज्म को शेप करने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनको न्यायमूर्ति राणाडे भी कहा जाता था। इनको जस्टिस राणाडे बोलते थे क्योंकि जब ब्रिटिश रूल भी इंडिया में था, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल ही था, तब भी ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी कि इनको जज तक नियुक्त किया गया था। तो यू कैन इमेजिन कि इनका जो कद था वो कितना बड़ा था। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि 1885 में यहाँ पे फाउंड की गई थी, उसके भी फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। इनका एक नारा था, डैट इज़ मोटो जिसको हम कह सकते हैं, ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज। ये यहाँ पे हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, स्पेशली जब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो ये इस तरह की जो फ्रेजेस है वो आजकल पूछे जा रहे हैं, ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज। इनकी अगर हम करियर की बात करें तो सोशल फील्ड में कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव थे, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये नारा दिया। तो इसको आप यहाँ पे मार्क करिए और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करते हैं जीके का जो इसमें पोर्शन आ जाता है, इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो ये कोल्हापुर में ही इन्होंने पढ़ाई की, मराठी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, और फिर से एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि बॉम्बे में है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इसको आप बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और वहाँ से पढ़े हैं। और हमने ऑलरेडी कुछ पर्सनालिटीज़ की बात की है, वो भी यहीं से पढ़ी हैं। तो सबसे अच्छे कॉलेज से इनकी पढ़ाई हुई है। बाद में इन्होंने LLB परस्यू करी और सबॉर्डिनेट जज भी लग गए पुणे में 1871 में। उस टाइम पे एक इंडियन का जज लगना बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल गांव के लेवल पे अगर आप लग रहे हो वो तो फिर भी कहीं ना कहीं होता रहता था, बट सबॉर्डिनेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो डैट मीन्स कि ब्रिटिश भी इनको काफ़ी मानते थे। और यहाँ पे अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इस फीचर की बात करें, उनके अगर ये लॉ वाली फील्ड, लॉ वाले करियर की अगर हम बात करें तो 1895 में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इनको नियुक्त किया गया एज अ जस्टिस। इसीलिए इनको जस्टिस राणाडे भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो जस्टिस का जो टाइटल आया वो काफ़ी जो वो कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्ति की वजह से आया है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि इनका जो एक पॉलिटिकल कद था, सोशल और इवन लीगल जो इनकी एक प्राउस थी वो किस लेवल की थी। इनके अगर हम सोशल करियर की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम है वो कहीं ना कहीं उसी फील्ड में किया है, डैट इज़ सोशल रिफॉर्म्स में। भले ही ये एक चित्तपावन ब्राह्मण फैमिली से आते थे, जैसे कि इवन VD सावरकर हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, जो वेस्टर्न जो हमारा कोंकण रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पे एक कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण्स दैट इज चित्तपावन ब्राह्मण्स, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म की स्प्रेडिंग में। चित्तपावन ब्राह्मण्स तो उसी फैमिली से कहीं ना कहीं आते थे और इनके जो आइडियाज़ थे अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। और सिंस जैसे हमने पहली बात की है, जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो शुरुआत के हमारे लीडर्स हैं, वो ब्रिटिश को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे कई चीज़ों पे करते भी थे, बट कई चीज़ों में वो ब्रिटिश को काफ़ी सराहना उनकी करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी कहीं ना कहीं कैटेगरी में आते हैं, जो कि ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, ब्रिटिश सोशल नॉर्म्स और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश जो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के जो कुछ पहलू हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो हम इनको एक वर्ड में अगर बोलें तो ये काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे बाय माइंड। तो ये काफ़ी वेस्टर्नाइज थिंकिंग इनकी थी, वेस्टर्नाइज फिलॉसफी ये काफ़ी पढ़ते थे और ये मानते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी बैकवर्ड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सोशल इविल्स है वो आ चुके हैं। तो वेस्टर्नाइज्ड, और यहाँ पे उनकी एजुकेशन से वेस्टर्नाइज एजुकेशन, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन भी कहीं ना कहीं हिस्सा है, उससे ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी की बैकवर्डनेस जो है वो दूर की जा सकती है। तो उन्होंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स को अर्पित की है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे बिल्कुल याद रखनी है। और इंडियन कस्टम्स और जो
इनके हिसाब से पिछड़े हुए जो ट्रेडिशंस थे उनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अटैक किया है। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे तो चाइल्ड एंड वेमेन राइट्स के ऊपर तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की है। चाइल्ड एंड वेमेन राइट्स जिनके काफ़ी बड़े चैम्पियन रहे हैं फॉर मैनी डेकेड्स। इनका सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल आता है वो कौन से समाज से आता है, डैट इज़ प्रार्थना समाज। ये आप लगाओ कि ब्रह्मो समाज की लगभग एक ब्रांच ही थी, ये बिल्कुल ब्रांच के ही जैसे काम करता था इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल ब्रह्मो आइडियल्स पे चलते थे और इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे और उनमें से कहीं ना कहीं जो सोशल इविल्स आ गए थे उनको दूर करना चाहते थे। सो प्रार्थना समाज इनका बहुत बड़ा एक उसमें रोल रहा है। हालांकि फाउंडिंग मेंबर उसके कोई और थे, लेकिन इनका रोल था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। और इनका एक ये न्यूज़पेपर भी एडिट करते थे, डैट इज़ इंदू प्रकाश। तो इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। वहीं पे अपने जो विचार है वो कहीं ना कहीं व्यक्त किया करते थे। और इस तरह के जो सवाल हम एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि कौन से अखबार कौन से बड़े लीडर ने एडिट किया, तो वो मैच द फॉलोइंग टाइप में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इनकी वाइफ थी रामाबाई रानाडे, तो इन्होंने उस टाइम पे भी उनको पढ़ाया और बाद में वो भी एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट बनी जिन्होंने सेवा सदन स्टार्ट किया जो कि वेमेंस राइट्स की बात करते थे। तो रामाबाई रानाडे जो इनकी वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी, वो हर सेल्फ जो थी एक बहुत बड़ी सोशल लीडर एमर्ज होती हैं, स्पेशली फॉर वेमेंस राइट। जबकि हम फेमिनिज्म की मूवमेंट की बात करते हैं, हालांकि फेमिनिस्ट जो आज एक आइडिया है वो उस टाइम पे वैसा नहीं था, बट स्टिल इन्होंने जो सारा जो एक फोकस करा है इवन सोशल रिफॉर्म्स में, वो एजुकेशन पे करा है। वेमेन के लिए हो या फिर जो डिप्रेस सेक्शंस के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो, तो उन्होंने स्कूल्स वगैरह काफ़ी खोले हैं। जैसे हमने पहली बात की थी, चाइल्ड मैरिज को काफ़ी इन्होंने अटैक किया है। और यहाँ पे विडो मैरिज एसोसिएशन 1861 में बना के भी इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। हालांकि इनकी जब सेकेंड मैरिज हुई थी तो इन्होंने मतलब विडो से मैरिज नहीं किया था अपने फैमिली के प्रेशर में आके, तो काफ़ी ज़्यादा समाज में इनका मजाक भी उड़ा उस टाइम पे। तो ये कहीं ना कहीं इन रिफॉर्म्स के चक्कर में इनको अपने ही समाज से बहिष्कार भी किया गया। तो ये प्रॉब्लम्स भी इन्होंने काफ़ी यहाँ पे फेस करी। पूर्णा सार्वजनिक सभा जो कि हमने पहले भी बात की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे दिग्गज लीडर कहीं ना कहीं इनमें शामिल थे, तो इनको भी इन्होंने फाउंड यहाँ पे किया, जिसने पूना वाली साइड में काफ़ी नेशनल अवेकनिंग का काम किया। और उसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसमें तो उन्होंने अपना योगदान दिया ही। ओके और यहाँ पे ये सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, एक बात याद रखनी है कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। इकोनॉमिक्स फील्ड में बहुत बड़ा रोल था जस्टिस राणाडे जी का। इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर किताबें लिखी हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और बाकी इन्होंने सेक्टर वाइज भी काफ़ी चीज़ों को देखने की कोशिश की है कि इंडिया में जो पॉवर्टी आ रही है वो क्यों आ रही है। हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात की थी जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, और हालांकि वो ब्रिटिश राज के सपोर्टर थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते थे। तो ये भी बिल्कुल उन्हीं की जैसे ही इनका जो कार्यशैली थी वो थी। तो इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की, अलग अलग सेक्टर्स को स्टडी किया जैसे कि एग्रीकल्चर, और इन्होंने ये निष्कर्ष भी निकाला कि एग्रीकल्चर के ऊपर ओवर डिपेंडेंस होने की वजह से इंडिया में पॉवर्टी काफ़ी हो गई है। तो ये अपने लेटर ईयर्स में ब्रिटिश को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। तो इन्होंने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा विचार यहाँ पे व्यक्त किए। तो दादा भाई नौरोजी का जो एक पर्सनैलिटी थी वो कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी झलकती थी। इन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा है, वो मराठा जो प्राइड है उसको रिस्टोर करने की भी यहाँ पे बात कर रहे थे। और वेस्टर्न एजुकेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो भी इन्हीं चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी बातें। और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो लीडर्स थे, बहुत बड़े लीडर्स थे, और आर.जी. भंडारकर भी उस टाइम पे बहुत बड़े लीडर थे। इनके साथ मिलके भी इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अपना योगदान दिया है। ओके लेकिन इनका जो ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म था वहाँ पे याद रखना है कि वो एक इमोशनल नेशनलिज्म नहीं था जैसे कि आज हम बात करते हैं। आज जो हमारा नेशनलिज्म है, जो आजकल हम कहीं ना कहीं अपने डिफरेंट यू कैन से मीडिया पे देखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल जो है वो काफ़ी उभर के आता है। लेकिन यहाँ पे सिविक नेशनलिज्म की बात काफ़ी की जाती है।
सिविक नेशनलिज्म, जहाँ पे वेस्टर्न आइडियल्स की काफ़ी तारीफ की इन्होंने। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, लिबरलिज्म होनी चाहिए। और सिंस ये वेस्टर्न फिलॉसफी काफ़ी पढ़ते थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे। और यही बाद में इनका क्रिटिसिज्म भी बना। जो अर्ली मॉडरेट लीडर्स थे, ये भी मॉडरेट ही थे, कि इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिस्टम को समझने में कहीं ना कहीं चूक कर दी। और जो कि कुछ हद तक बात सच भी है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर ये शुरू से ही ब्रिटिश को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करते, तो जो नेशनल मूवमेंट जो बहुत धीरे धीरे ऊपर आई है, वो क्रश होने के चांसेस भी उतने ही उसके बढ़ जाते। तो ये एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ये वेस्टर्न आइडियल्स को काफ़ी प्रमोट किया, जो कि प्रोग्रेसिव थे अपने टाइम पे, आज भी प्रोग्रेसिव ही माने जाते हैं, ठीक है। और ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश के साथ हम जो इंडिया का कनेक्शन है, हमें उसका एक फ़ायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन उस टाइम के सबसे विकसित देशों में से एक था, तो उसके साथ हमें कहीं ना कहीं लाभ उठाना चाहिए और वो हम उठा सकते हैं। तो ये इनकी सोच थी। हालांकि सोच ये इंडिया के हित में ही रहे थे। ओके। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने पहली बात की कि इनका इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी योगदान है, तो इंडिया में जो फेमीन्स हैं, जो भूखमरियाँ हैं, वो काफ़ी तगड़ी स्पीड से आ रही थी और बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर रही थी, जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती थी। चाहे वो किसी भी इंडिया का पार्ट हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट है, चाहे वो मद्रास वाला एरिया है जो कि आज हम तमिलनाडु वाला एरिया कहते हैं, या फिर बॉम्बे वाला एरिया, फिर बंगाल वाला। तो अपने लेटर ईयर्स में ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे ब्रिटिश को लेके, स्पेशली जहाँ पे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात थी, वो भी एग्रीकल्चर को लेके। इनकी समझ से बाहर था कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो ब्रिटिश के होते हुए क्यों बढ़ रही है। ब्रिटिश तो हमारा फ़ायदा करने आए थे, एज़ पर राणा डे जीज का व्यू, इनका जो व्यू था, उनके हिसाब से तो वो फ़ायदा करने आए थे, तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया की जो फेलिंग इकोनॉमी का जिम्मेदार है ये ब्रिटिश को ही ठहरा रहे थे। लेकिन एक गुहार भी लगाते थे कि उनको इंडिया के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे जो स्टेप्स हैं और पॉलिसीज़ हैं वो बनानी चाहिए। ओके। तो 1890 में इन्होंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, क्योंकि इनका जो सोच थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी थी। ये कहते थे कि अगर आपको विकसित देश बनना है तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी ही पड़ेगी, जैसे कि यूरोप में हो रही थी, और यूरोप में रादर हो चुकी थी उस पूरी स्पीड पे, जब तक 1890s में ये ऐसा स्टेप उठा रहे हैं। इनका यही मानना था कि बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े सेटअप जब तक नहीं लगेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि हम महात्मा गांधी जैसे पर्सनालिटीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही बुरा मानते थे, और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ को मॉरली करप्ट भी मानते थे। उनकी डिस्कशन भी हम बाद में करेंगे। ओके। अब यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है कि 1885 में जब कांग्रेस बनी तो एक दुविधा में थे जस्टिस राणा डे जी, कि जैसे ही ये जस्टिस थे, सरकार की प्रणाली का कहीं ना कहीं हिस्सा थे, तो ये कांग्रेस में बहुत ओपनली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसको कहीं ना कहीं एक अजीब सी नज़र से देखा जाता था। सरकार सोचती थी कि क्यों उन्होंने बनाई है, और ये कहीं ना कहीं एंटी गवर्नमेंट काम फ्यूचर में कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये जो है ज़्यादा ओपनली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी होगी। ओके। इनकी अगर हम लेगेसी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। सबसे यहाँ पे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जस्टिस राणा डे जी वेस्टर्न इंडिया के और पूरे इंडिया के रादर बहुत बड़ी एक शख्सियत हैं, और इनको काफ़ी टाइटल्स भी दिए गए हैं, जिससे आज इनको हम इज्जत देते हैं। डैट इज़ फर्स्ट इज़ सोक्रात और सोक्राटिस ऑफ महाराष्ट्र। सोक्रात ग्रीस के बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, थिंकर थे, उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, तो इनको सोक्राटिस ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता था, इनके दिमाग और इनकी काबिलियत के कारण। ये बहुत बड़ा यहाँ पे टाइटल है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है। इस तरह के जो टाइटल्स और फ्रेजेस हैं आजकल पूछे जा रहे हैं। सेकंड इज़ फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी थे, काफ़ी इन्होंने रिसर्च की हुई थी टॉपिक्स के ऊपर, तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव जी को भी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कह दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो एक टाइटल इनको भी दिया गया। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट है कि वो जी के गोखले जी के पॉलिटिकल गुरु थे, और गोखले जी किसके पॉलिटिकल गुरु थे? डैट इज़ महात्मा गांधी।
तो ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल ग्रैंड गुरु थे, तो इनको हम महात्मा गांधी से भी लिंक कर सकते हैं। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मॉडरेट लीडर थे, तो इनके जो काम करने की जो एक शैली थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही थी। हालांकि बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट आए उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया मॉडरेट्स के वर्क को, जो कि काफ़ी हद तक जायज़ भी था, लेकिन इनका जो रोल था मॉडरेट्स का, उनको भी कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपने आज का जो सेशन है एंजॉय किया होगा, काफ़ी न्यू चीज़ें यहाँ पे सीखी होंगी। सो आई वुड से कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए दोबारा से और प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।